नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं आ गया हूं और आज शुरुआत करेंगे उन खबरों से जो चर्चा का विषय बनी रही। सबसे पहले जो खबर रहेगी चर्चा में, शुरुआत करेंगे धर्मेंद्र की खबर से। जी हां, मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। देखिए, जिसने पूरे देश को, जिस खबर ने हिलाकर रख दिया, बॉलीवुड के ही मैन, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। देखिए, 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली और इसी के साथ साथ पूरा बॉलीवुड और समूचा देश उनके लिए मानो जैसे रो पड़ा है। पिछले कई दिनों से जिंदगी की जंग लड़ते हुए धर्मेंद्र ने आज अंतिम सांस ली। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल तक, विले पार्ले, पवन हंस, शमशान घाट पर हर कोई नजर आया। इस खबर पर भी चर्चा रहेगी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। महत्वपूर्ण खबर वो भी रहेगी जहां दूसरी बड़ी खबर होने वाली है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई, उस पर भी चर्चा की जाएगी। आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी बताएंगे, क्या कुछ अपडेट है वो समझाएंगे। पाकिस्तान का पेशावर कैसे दहल गया ये भी आपको बताएंगे। कैसे एक के बाद एक धमाके, गोलीबारी, आत्मघाती हमलावरों ने सुरक्षा बलों के मुख्यालय को कैसे निशाना बनाया। कई जवान जो है वो मारे गए और कई घायल हुए। टीटीपी के नए मॉड्यूल की सक्रियता को लेकर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों में कैसे हड़कंप मच गया है। यह हमला साबित करता है कि पाकिस्तान का आतंक पर कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है और पेशावर एक बार फिर दहशत की राजधानी बनता जा रहा है। फिर तीसरी खबर पर भी नजर रहेगी जहां पर उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर सियासी संग्राम हुआ है। सीएम योगी ने अवैध घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है और डिटेंशन सेंटर बनाने का फरमान जारी किया है। इधर अखिलेश यादव भड़क गए, कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल मतदाता सूची में खेल करने के लिए हो रहा है। और सवाल ये कि क्या एसआईआर अब यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और चौथी और अहम खबर, बड़ी खबर की अयोध्या का भव्य ध्वजारोहण, इस पर भी हम आपको विस्तार से खबर बताएंगे। राम नगरी पूरी तरह सजी है। मंदिर परिसर से लेकर सरयू तट तक श्रद्धा का विराट रंग दिख रहा है। शिखर पर केसरिया ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक पल नहीं होगा बल्कि ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है। तो ये वो खबरें हैं जिन पर नजर रखी जाएगी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें अलविदा धर्मेंद्र होंगे और पेशावर में आतंक की बात भी की जाएगी, यूपी में एसआईआर पर सियासी जंग और अयोध्या की ऐतिहासिक तैयारियां। चलिए रुक करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहली खबर का। देखिए, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र 89 साल के थे और बेहद दुखद ये खबर जो है वो सामने आई। ही मैन के नाम से मशहूर एक्टर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो कुछ दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, फिर उन्हें घर ले जाया गया था। घर में ही, देखिए, घर से ही धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार पवन हंस शमशान घाट पर होगा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कैसे आज इनको याद किया जा रहा है, इनके परिवार की तरफ से और पूरे बॉलीवुड के द्वारा इनको याद किया जा रहा है। बच्चे बच्चे की जुबान पर धर्मेंद्र का नाम है। हर कोई इनकी एक्टिंग का दीवाना है और कई पीढ़ियों को इन्होंने इंस्पायर किया है। ये सभी के रोल मॉडल हैं। एक अच्छे पिता, एक अच्छे एक्टर, समाज में भी इनका नाम बहुत चर्चा में, हमेशा अपनी अच्छाई के लिए जाने जाते हैं, अपने बड़े दिल के लिए जाने जाते थे। और अलविदा वीरू कहते हुए हमारी भी आंखें नम हैं, हम भी दुखी हैं। कैसे बॉलीवुड के ही मैन अब हमारे बीच नहीं रहे। यादगार अभिनय के एक युग का अंत है, सभी को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा कि एक युग का अंत हो चुका है। धर्मपाजी नहीं रहे और उनकी जो अदाकारी है, जो अभिनय उनकी तरफ से किया गया था, चाहे शोले की बात हो, चाहे कोई और फिल्म हो, उन्होंने अपना जादू दिखाया। तो धर्मेंद्र की यादगार फिल्मों की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि उन फिल्मों के बारे में जानना भी एक बार बहुत बहुत यहां पर उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, नहीं रहे शोले के वीरू,
89 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये आपको हम बता दें, बेहद दुखद ये खबर। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में उनका जन्म हुआ था। 1935 को 1960 में बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया था। ये भी हम आपको बता दें, 1960 में डेब्यू, और पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये उनकी मूवी थी। और 6 दशक से ज्यादा का इनका पूरा का पूरा ये करियर रहा है। 300 से ज्यादा फिल्मों में ये अभिनय कर चुके हैं, यानी कि एक्टिंग, और एक ही साल में दी थी 9 हिट फिल्में। ऐसा रिकॉर्ड शायद ही किसी ने बनाया होगा। और सबसे फेमस और सबसे फिटेस्ट एक्टर माने जाते थे हमेशा। एक हीमैन के तर्ज पर उनको देखा जाता था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और पंजाब के लुधियाना में इनका जन्म हुआ था 1935 की अगर बात की जाए। 8 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम भी आप जान लीजिए, धर्मेंद्र सिंह देओल। तो इसी से नाम, सनी देओल, बॉबी देओल। फूल और पत्थर फिल्म ने इनको स्टार बनाया था। वहां से इनकी जो अदाकारी है वो सबने देखी थी। फिल्म शोले ने धर्मेंद्र को अमर कर दिया, यानी अजर अमर कर दिया। जय और वीरू की जोड़ी हमेशा याद रखी जाएगी। 1960 में बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया था। 1935 में ये पैदा हुए थे। और दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये पहली फिल्म, और पहली फिल्म के लिए मिले थे 51 रुपए। आप सोचिए, पैसा मायने नहीं रखता, अदाकारी मायने रखती है। 6 दशकों तक पर्दे पर इन्होंने राज किया था। इनसे बेहतर कम ही एक्टर्स के नाम मुझे याद आते हैं। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले ये वो शानदार एक्टर हैं एक ही साल में जिन्होंने 9 सुपरहिट फिल्में दी थी। तो धर्मेंद्र के ऊपर बात अगर करनी है तो 2004 में बीकानेर से बीजेपी सांसद भी बने, यानी कि अभिनेता से राजनेता तक। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई है। 1980 में हेमा मालिनी से भी शादी करी, ये भी आपको बता दें। 1997 में मिला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो 97 में, 97 में इनको ये अवार्ड मिल चुका था। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 थी, वो भी बहुत शानदार मूवी। हर मूवी में ये अपना अभिनय ऐसा डालते थे, और शानदार इनकी अदाकारी की बात अगर की जाए, कोई इनका सामी नहीं। इसी पर और चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी नैना जुड़ चुकी हैं। नैना, बेहद दुखद ये पल, बेहद दुखद ये खबर, कोई नहीं चाहता कि ऐसी खबर कभी आए। ये हमारे बचपन के वो हीरोज हैं, इनकी हर फिल्म हमने देखी है, इनकी अदाकारी के हम सब दीवाने हैं। बेहद भावुक कर देने वाला ये पल भी है। क्या कुछ रहा इस दौरान और क्या कुछ अपडेट्स हैं, वो सारी जानकारी नैना। देखिए शिवम, शायद यही जिंदगी की रीत जिसे कहा जाता है कि एक सितारा जो हमेशा टिमटिमाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसे अस्त होना ही होता है। और ये जीवन की रीत है, और हम सभी जानते हैं। खासतौर से अगर धर्मेंद्र जी के बारे में बात की जाए तो उनके बारे में शब्द गौण हो जाते हैं। 89 साल की उम्र में भी कोई इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। हमने उन्हें कई रियलिटी शोज में देखा, और ये समझिए कि आपने जैसा बताया कि 1950 से लेकर 2025 तक का उनका ये कई दशकों का फिल्मी सफर, जो अपने आप में बहुत आइकॉनिक रहा है। उन्हें लोग ही मैन कहते हैं, उन्हें लोग मैचो मैन कहते हैं, उन्हें लोग एंग्री यंग मैन के तौर पर जानते हैं। मुझे याद आता है 1950 के बारे में, जब उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जब उन्होंने फिल्म में एंट्री की और जिस फिल्म से उनकी डेब्यू हुई, तो उसमें 3 ऑलरेडी बड़े आइकॉनिक, चाहे बात राज कपूर की हो, चाहे बात ये कहा जाए कि देवानंद की हो, और इसी रूप में अलग अलग आइकॉनिक उसमें एक्टर थे। और लेकिन जैसे ही इस फिल्म में धर्मेंद्र आते हैं तो उन आइकॉनिक एक्टर्स के बीच में अपनी एक अलग पहचान वो बनाते हैं। आप समझिए, तब से लेकर अभी तक उनकी आने वाली फिल्म जो है, आखिरी फिल्म कहा जाए, दर्शकों के बीच में 25 दिसंबर को रिलीज होगी। लोग उन्हें आखिरी बार पर्दे पर देखेंगे 25 दिसंबर को। 21 जो फिल्म का नाम है वो रिलीज होने वाली है, और लोग उस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर से धर्मेंद्र जी को याद करेंगे। उनके जहन में एक बार फिर से उनकी वो तस्वीरें याद आएंगी। लेकिन आज शिवम, हम सभी जानते हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, वो जब पंजाब की गलियों से सपनों के शहर जब मुंबई पहुंचते हैं तो बहुत ढेर सारी उम्मीदों के साथ में, और तब से लेकर अभी तक उनके कई अलग अलग पड़ाव उनके जानने वाले कहते हैं। एक बहुत अच्छा मित्र, एक बहुत अच्छा पिता, एक बहुत अच्छा प्रेमी, एक बहुत अच्छा पति, और एक बहुत अच्छा को एक्टर। ये सारी खूबियां धर्मेंद्र जी में समाहित एक तरह से नजर आती हैं। और देखिए, उनके बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि जिस रूप में उनका अंदाज हमेशा से नजर
नजर आता है। इस उम्र में भी चाहे वो कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो शारीरिक तौर से भी, उनके चेहरे पर वो भीनी भीनी मुस्कुराहट, उनके वीडियोस जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो किस रूप में हमेशा एक्टिव और बहुत प्रोमिनेंसी के साथ में हमेशा अपने वीडियोस पोस्ट करते रहे, अपने दर्शकों के, अपने फैंस के साथ में वो एक्टिव रहे। और एक और किस्सा मैं ज़रूर अपने दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। कहा यह जाता है कि हमेशा से धर्मेंद्र जी जो हैं वो सेकंड नंबर की पोजीशन कहा जाए कि सुपर हिट हीरोज में होल्ड करते रहे। चाहे बात कभी अगर देवानंद नंबर 1 पे हो तो नंबर 2 पे हमेशा हमने देखा धर्मेंद्र जी रहे। राज कपूर की बात हो, राजेश खन्ना की बात हो, अमिताभ बच्चन की बात हो, जब जब ये सब नंबर 1 पे रहे लेकिन धर्मेंद्र जी रहे नंबर 2 पर। उनसे एक पत्रकार ने और उनके एक साथी ने इस बीच ये सवाल भी पूछा था कि आपके मन में कभी जिज्ञासा नहीं होती कि आप ही नंबर 1 के एक्टर बने? तो उन्होंने बड़े सहजता से और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नंबर 2 की पोजीशन बहुत सेफ है, उसकी कोई दौड़ भाग नहीं है, वो सेफ पोजीशन है और मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। और ये सहजता, ये बड़प्पन, ये प्रेम जो है वो धर्मेंद्र जी की पर्सनालिटी की एक बहुत बड़ी तस्वीर को दर्शाता है। और अब वो हमारे बीच में नहीं है। ये कहा जाता है कि खासतौर से सिनेमा जगत का एक एरा, एक युग पूरी तरह से अंत हो रहा है और वो वाकई में बहुत पीड़ादायक भी है, क्योंकि हमने कई बड़ी फिल्में देखी, आपने और हमने कई बड़ी फिल्मों में उन्हें देखा। शोले जैसी फिल्म तो बड़ी आइकॉनिक थी, विश्व प्रसिद्ध, ऐसा लगता है कि उसे जितनी बार देखा जाए उसकी वो डायलॉग्स हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र जी की वजह से है। आज भी जैसे ही खबर आई धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच में नहीं है तो ऐसा लग रहा था कि काश ये खबर भी झूठी हो, काश ये खबर भी झूठी हो और हम एक बार फिर से धर्मेंद्र जी को उसी मुस्कुराहट के साथ में, उसी मुस्कुराते चेहरे के साथ में एक उसी नए अंदाज के साथ में देखें जो अभी तक हम उनको देखते रहे हैं। बिल्कुल नैना, एक खासियत उनकी ना केवल एक अच्छे अभिनेता के तौर पर उनको याद किया जाता है, बल्कि एक अच्छे पिता के तौर पर, एक अच्छे पति के तौर पर, एक अच्छे फैमिली मैन के तौर पर, परिवार को बहुत साथ हमेशा वो लेकर चले और अपने बेटों को हमेशा हौसला दिया। जिस तरीके से हौसला अफजाई उनकी की, चाहे आप वहाँ पर सनी की बात करें, चाहे बॉबी की बात करें, और वो भी इतना प्रेम जो नजर आता है ऑन स्क्रीन भी, ये साथ इन्होंने काम भी किया हुआ है और वो जो प्रेम नजर आता है ये सभी को इंस्पायर करता है। कैसे इनको याद किया जाए एक अच्छे फैमिली मैन के रूप में, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए नैना। बताया ये जाता है कि धर्मेंद्र जी चूंकि अब हेमा मालिनी जी राजनीति में बहुत एक्टिव हैं और अब वो अपनी राजनीति की वजह से अलग अलग कार्यक्रमों में बड़ी व्यस्त रहती हैं। हमने इंडिया डेली नहीं, जब हाल ही में जब चुनाव थे तब हम हेमा मालिनी जी से मिले भी थे। जब हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, तो उन्होंने बड़े खूबसूरती से जवाब दिया कि मैं बैलेंस नहीं करती, धर्मेंद्र जी मेरा हमेशा साथ देते हैं। तो देखिए, ये हमेशा हम देखते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, लेकिन हेमा मालिनी की वो बात कि मैं अगर सफल हूं तो उसमें मेरे पति यानी धर्मेंद्र जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो सहयोग करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो यही एक तरह से धर्मेंद्र जी की तस्वीर को और भी ज़्यादा विराट तस्वीर को दर्शाता है और वो ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो किस रूप के अपने पार्टनर की एक तरह से सपोर्ट करते हैं। और जब आखिरी वक्त की बात हुई तो कहा यह भी जाता है कि उनकी पहली पत्नी और उनकी पहली पत्नी से दोनों बेटे और दूसरी पत्नी और उनके जो बच्चे हैं वो सब एक दूसरे के साथ में थे। वो चाहते थे कि मैं हमेशा सबके साथ में रहूं और ये एक तरह से बैलेंस करने की उनकी तरफ से कोशिश भी एक तरह से की जाती रही। लेकिन एक और बात ये कि धर्मेंद्र जी प्रकृति के भी बड़े क्लोज थे, प्राकृतिक प्रेमी थे और ये भले ही उनका जो आखिर का समय कहा जाए, लेकिन वो अपने आप के साथ में ज्यादा वक्त बिताना पसंद करते थे। उनकी शायरियां अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर, तो शायरियों में एक वो पॉजिटिव अप्रोच, रिश्तों को लेकर अप्रोच, प्रेम को लेकर अप्रोच, हमेशा आगे बढ़ने को लेकर अप्रोच साफ तौर से नजर आती है। वो कभी हम देखते हैं कि कभी वो स्विमिंग पूल के पास में बैठे हुए उनका वीडियो सामने आए, गुनगुनाते हुए नजर आए। तो 89 साल की उम्र में भी वो जज्बा, वो बिल्कुल नैना, ये उनकी तरीके की स्टाइल किसी के पास नहीं थी, ही मैन उन्हें कहा जाता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से पूरी जानकारी हमारे साथ यहाँ पर साझा की। लेकिन राजपाल यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है, दर्शकों एक बार वो भी जरा सुनिए। और आज एक ऐसा इंस्पिरेशन जिसमें जेन्युइनली फट्टा टाकी से लेके, शोले से लेके, धर्मवीर से लेके, चुपके चुपके से लेके, सत्यकाम से लेके, आंखें से लेके, कितने नाम लिए जाएं। और जब हमारा इंडस्ट्री में हमें एडमिशन मिला
तो उस समय सनी पाजी, सनी भैया, बॉबी भैया, उनसे हमारा हमेशा रिश्ता भाई भाई का रहा। लेकिन आदरणीय धनम जी, आपसे मिला तो आपने पुत्र बोला और वो ऐसा दिमाग में छपा और फिर आपने गले लगाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं कि जब तक ये भारतीय सिनेमा है, धर्म जी हमेशा गरम रहेंगे और अमर रहेंगे। पापा जी, भगवान आपकी पुण्यात्मा को शांति दे। और आप तो आप राजपाल यादव को यहां पर सुन रहे थे और हर कोई दुखी है और हर कोई परेशान है। ये ऐसी खबर है जो कोई भी सुनना नहीं चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। पाकिस्तान से खबर है, पाकिस्तान का पेशावर एक बार फिर से दहल चुका है। जी हां, पाकिस्तान के पेशावर में फिर आत्मघाती हमला यहां पर हुआ है। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका यहां पर सहम गया और धुएं का गुब्बार, चीख पुकार और सुरक्षा एजेंसियां सकते में है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। हमला सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया था और इसी से साफ है कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बार फिर अपने उग्र रूप में लौट आया है। बीते महीनों में हमलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अब हालात ऐसे हैं कि टीटीपी ने सीधे पाकिस्तान की सेना और पुलिस को चुनौती दे दी। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना वाकई लाचार हो चुकी है? क्योंकि तस्वीरें बताती हैं, तस्वीरें आप भी देखिए, विद्रोही हर कुछ दिन में सुरक्षा ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सरकार बार बार ऑपरेशन एक्शन, कड़ी निंदा की बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि टीटीपी का नेटवर्क टूटा नहीं है और हमला दर हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल कैसे खोल रहा है, ये तस्वीरें बयान कर रही है। टीटीपी और सुरक्षा बलों के बीच अब एक तरह का आर पार मोड़ दिख रहा है और पाकिस्तान इस जंग में लगातार रक्षात्मक दिखाई दे रहा है। साफ है कि आतंकी विद्रोही गुट जब आतंकी राजधानी जैसे संवेदनशील जोन के पास पहुंच रहे हों, तब सेना और पुलिस खुद बार बार निशाने पर जब हों, तो यह सिर्फ विद्रोहियों की चुनौती नहीं, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी भी है। तो क्या पाकिस्तान इस बगावत से बच पाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। आइए चलिए ग्राफिक्स की ओर रुख करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में फिदायीन हमले कहां हुए और क्या कुछ यहां पर हुआ, वो आप जान लीजिए। आत्मघाती हमले पेशावर में क्या हुआ, पुलिस मुख्यालय पर हमला हुआ, यह आप समझ लीजिए। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ, कब हुआ? सुबह 8:40 पर किसने किया? टीटीपी ने यह हमले की जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदार बहुत है, जिम्मेदारी जल्दी लेते हैं। अब आप ये बात को समझिए। अब आपको बताते हैं, देखिए पाकिस्तान में लगातार जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं, उससे उनका पूरा आप समझ लीजिए पूरा फ्रेमवर्क है, उनका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो कैसे खराब होता है। ये पेशावर निशाने पर है और कैसे निशाने पर हुआ, जहां पर पुलिस मुख्यालय पर अगर हमला कर दिया जाता है तो ये साफ संदेश है कि आप हमसे नहीं बचेंगे। आपके पास हथियार हैं तो हमारे पास भी अच्छे हथियार, हमारे पास भी अच्छे बम हैं और हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स तक भी हैं। ये भी आप समझ लीजिए। हमारे साथ कुछ ही पलों में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल रहेगा। एक शानदार एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे, कर्नल शिवदान जी कुछ ही पलों में हमारे साथ अब नजर आएंगे। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त कर्नल शिवदान जी जो है वो जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, ये जो तस्वीर आप भी देख पा रहे हैं, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान बार बार जो है वो दहलता है। आखिर क्या उसने जो सांप पाले हैं वो आगे भी उनको डसते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है शिवदान जी। देखिए, पाकिस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद को एक गृह उद्योग के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में पाला था, 80 के दशक में पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका था और उसके द्वारा उसने अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के लिए भेजा छापामारी करने के लिए। बाद में जब ये पलट के आए तो इन्होंने अपने ही देश में इस आतंकवाद को पनपाना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये पाकिस्तान के द्वारा खुद के द्वारा लगाई हुई रॉस है या पेड़ है जिनका फल वो अभी खुद खा रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये खुद ही उसने सांप पाले हैं जिन सांपों को द्वारा पाकिस्तान को डसा जा रहा है।
बिल्कुल कंवर शिवदान जी, फिदायीन हमले यानी इसका तो कोई इलाज नहीं है। कोई चाहेगा वो जाके पुलिस मुख्यालय के सामने फट जाएगा या सेना के सामने फट जाएगा। ये कैसी बड़ी चुनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो इस मामले में एक्सपर्ट है। देखिए ऐसा है, जब जब कोई आतंकवादी ग्रुप इस वक्त किसी फोर्स हेडक्वार्टर के ऊपर जाके अटैक करता है तो एक प्रकार से वो अपना दिखाता है अपनी प्रेजेंस और अपने कॉज के बारे में पाकिस्तानी सरकार को बताना चाहता है, ठीक है, कि हमको अपने लिए जो हम मांग रहे हैं हमारी मांगों को पूरा करिए, अदरवाइज हम तुम्हारे हेडक्वार्टर बिल्कुल 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 बिल्कुल। कर्नल शिवदान जी, वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा। अगली खबर का भी रुख करना है आपको, जल्दी से मैं बता दूं अगली खबर क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी रणभूमि गर्मा चुकी है। देखिए, एक तरफ योगी सरकार की कड़ाई, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की नाराजगी, और दोनों के बीच मतदाता सूची की सियासी जंग तेज होती जा रही है। सीएम योगी ने प्रदेश भर में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी किया। डिटेंशन सेंटर, सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठियों की पहचान जरूरी है, नियमों के तहत जांच होगी और जरूरत पड़ी तो इन्हें डिटेंशन में रखा जाएगा, यानी डिटेन किया जाएगा। इसके बाद से ही यूपी की तस्वीर बदलने लगी है और बीजेपी इसे सुरक्षा कार्रवाई बता रही है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं यह सुरक्षा नहीं, सियासी रणनीति है। एसपी का आरोप है कि SIR का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के लिए किया जा रहा है और सरकार खास इलाकों के वोटर हटाने की कोशिश में है। अखिलेश का दावा यह है कि यह पूरा सिस्टम बीजेपी की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। SIR के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है, यह भी वो आरोप लगाते हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि SIR एक रूटीन प्रक्रिया, रूटीन यानी जो हर बार होता है, हर रोज होता है, यानी रेगुलर होता है ना, इसमें कुछ अलग नहीं होता। मतदाता सूची सुधारने की कानूनी जिम्मेदारी है और इसका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब सामान्य है तो फिर डिटेंशन सेंटरों की जरूरी क्या है, तत्काल मंजूरी का मतलब क्या है। अब यूपी की सियासत में दो बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं, लेकिन चलिए आपको सवाल बता दें, SIR पर अखिलेश का वार क्या है? विपक्ष के वोटरों के नाम हटाने की कोशिश, क्या ऐसा हो रहा है? यह बड़ा प्रश्न है। हालांकि विपक्ष आरोप लगाता है, कभी प्रूफ नहीं कर पाता, लेकिन और क्या, एसपी की जीती सीटों पर काटे जाएंगे वोट, यानी समाजवादी पार्टी की जो गढ़ होंगे, जो वहां पर जहां विजय उनको मिलती है वो काटे जाएंगे, ये आरोप है। यूपी में काटे जा सकते हैं 1.5 से ज्यादा। देखिए, मुस्लिम, दलित और ये तमाम, एक बार फिर से आराम से मैं आपको ये पूरा जो है ग्राफिक समझाता हूं। कुल वोट की बात करें 15.44 करोड़ है। कुल BLO की बात करें तो यहां पर 1,62,486 हैं। फॉर्म भरे जाएंगे 4 दिसंबर और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को। सुधार और शिकायत का समय जो है 8 जनवरी 2026। फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 4 फरवरी 2026 को जो है वो जारी की जाएगी। यानी पूरी प्रक्रिया है, पूरा समय दिया जाएगा और एक पूरा दल है, आप समझ लीजिए पूरी टीम है इनके पास है। और आप ये देखिए, वोटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, और भी ग्राफिक्स आपके लिए हमने तैयार किए हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिरोज मंसूरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनसे मेरा ये सवाल रहेगा। फिरोज मंसूरी जी, राजनीति अच्छी बात है, राजनीति करना है, आपको विपक्ष को घेरना जरूर चाहिए, यानी मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं जो बीजेपी को घेर रही है, लेकिन विपक्ष को घेरते घेरते आप ECI को घेरने का काम करेंगे तो ये क्या बर्दाश्त किया जा सकता है और कितना इसको मानना चाहिए, कहां सुधार करना चाहिए? पिछली चर्चा में आप ही ने बताया था कि भाई इसमें एक बेहतर तरीका ये है, लेकिन आपने गलत ही बता डाला, क्या ये स्वीकार्य है? ये तो बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ और पहले से कह रहा हूँ कि जो ये SIR की जो प्रक्रिया है ये जरूरी प्रक्रिया है। वोटर सुधार करना है, जो अवैध मतदाता है, जो शिफ्टिंग मतदाता है, जो डबल ट्रिपल नाम आ गए हैं उनको चेंजेस करने हैं। ये आपको 50,000 या 25,000 की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि विधानसभा में भी उनका नाम है, लोकसभा में भी उनका नाम है और विधान परिषद और उनके बाद जो है आपको जो है पंचायत के वोटर लिस्ट में भी उसका नाम है। तो उसको सुधार नहीं है, उसको उस पर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात कि समय समय पर तो राजनीतिक दल अपना अपना जो है एजेंडा सेट करने लगते हैं, कोई डिटेंशन सेंटर की बात करने लगता है, कोई घुसपैठिया की बात करता है, यही विसंगति होती है। ये जो है ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज मंसूरी जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने विस्तार से समझाया क्या है पूरा मामला, लेकिन आगे बढ़ना है, समय कम है, अगली खबर भी जरूरी है। अयोध्या में 25 नवंबर का दिन इतिहास के देखिए सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने वाला ध्वजारोहण महोत्सव अभूतपूर्व और अत्यंत भव्य होगा। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव बहुत जरूरी, श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल ध्वजारोहण होगा। लगातार आप कवरेज देखेंगे इंडिया डेली पर, लाइव तस्वीरें देखेंगे। मुख्य शिखर पर केसरी ध्वज फहराएंगे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ी खबर जान लीजिए, अहमदाबाद में तैयार किया गया है एक खास ध्वज के बारे में भी आपको बताएंगे, जानकारी जानिए। बड़ी खबर है, कल होगा ध्वजारोहण, अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव
और अब आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं, तस्वीरें भी जरा देखिए। श्री राम जन्मभूमि परिसर, श्री राम जन्मभूमि परिसर जो है उसमें ध्वजारोहण होगा और मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री। केसरिया तो फहरा ही दिया है पूरे देश की। अगर आपको बताएं, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करेंगे। चलिए वो बताएं, अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बहुत बड़ी खबर जान लीजिए, ध्वजारोहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है अयोध्या दौरा, तो दौरा कर लिया गया है उनके द्वारा, यानी कि तैयारियों का जायजा जो लेना है वो लिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल होगा ध्वजारोहण और आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। समीक्षा की तस्वीरें आपको यहां पर दिखाते हैं। स्वयं योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। भाई साहब, आप पीएम अगर आ रहे हैं तो भाई सुरक्षा भी पुख्ता होनी है, इंतजामात भी पुख्ता होने हैं, और प्रभु श्री राम की बात है तो सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो होगा वहां पर काम होगा और वहां पर ध्वजारोहण की तस्वीरें भी सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए अपने सुरक्षा डिटेल के साथ यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव जो है वो जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें क्योंकि अयोध्या के लिए तैयारी, अयोध्या सज चुका है और पूरी तरीके से वो सज चुका है। मैं संजीव आपका रुख करना चाहूंगा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कितना उत्साह अगर अयोध्या नगरी की बात की जाए, कितनी सजी हुई है प्रभु श्री राम की नगरी, जरा आप बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है करीब 500 वर्षों तक संघर्ष चला और उसके बाद जब न्यायालय से फैसला आया तो अब राम मंदिर बनना शुरू हुआ और अब वो राम मंदिर यानी प्रभु श्री राम का जो भव्य महल है वो बनकर तैयार हो चुका है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर जब ध्वज पताका फहराएंगे, उसके साथ मंदिर की पूर्णता की घोषणा करेंगे, तो वो जो ऐतिहासिक पल है उसको लेकर चाहे अयोध्या वासी हो, साधु संत हो, ट्रस्ट के लोग हो या आम राम भक्त हो, सब में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं। हालांकि 25 यानी कल जो है आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी जो भक्त दूर दराज से अयोध्या पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि 25 को नहीं दर्शन करेंगे लेकिन हम 26 को दर्शन भी करेंगे। वहीं अगर अयोध्या की बात की जाए तो चूंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं और रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत आ रहे हैं और तमाम विशिष्ट मेहमान आ रहे हैं, तो उसको लेकर पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। राम मंदिर परिसर के अंदर की बात की जाए या जो प्रवेश द्वार है, जो 4 मुख्य प्रवेश द्वार है, उसको बेहद खूबसूरती से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, रंग बिरंग की जो झालरें हैं वो लगाई गई हैं और रात का जो समय होता है उसमें बाकायदे जो लेजर शो चलता है वो बेहद खूबसूरत नजारा है। यानी कि कुल मिला के ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए हैं तब अयोध्या कैसी थी या वैभव कैसा था वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर पूरी अयोध्या सजाई और संवारी गई है। जी बिल्कुल, संवारा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से संजीव आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की और दर्शकों, वक्त इतना ही था।